and the Philosopher's Stone, Chapter 12, शहीवाख का दर्पण। क्रिसमस आ रहा था। दिसंबर के मध्य में एक सुबह हॉगवर्ट्स में जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कई फीट ऊंची बर्फ जमी थी। झील जमकर ठोस हो गई और वीजली भाइयों को इस बात के लिए सजा दी गई कि उन्होंने बर्फ के कई गोलों पर जादू कर दिया ताकि वो क्विरल के पीछे पीछे घूमते रहे और उनकी पगड़ी के पीछे टकराते रहे। जो गिने चुने उल्लू इस तूफानी आसमान से जूझते हुए चिट्ठियां देने आए, उन्हें हैग्रिड ने ठीक किया। तभी वह दोबारा उड़ने के काबिल हो पाए। सभी बेसब्री से छुट्टियां शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि गरुड़द्वार के हॉल और बड़े हॉल में आग धधकती रहती थी, परंतु हवादार गलियारे बर्फीले हो चुके थे और क्लास की तीखी हवा खिड़कियों को हिलाकर रख देती थी। सबसे बुरी हालत प्रोफेसर स्नेप की क्लास की थी, जो तहखाने में लगती थी। यहाँ सब विद्यार्थियों की सांस बाहर निकलती थी तो कोहरा बन जाती थी और वो अपनी गर्म कढ़ाइयों के जितने पास रह सकते थे रहने की कोशिश करते थे। मुझे अफसोस होता है, ड्रेको मैल्फॉय ने एक दिन जादुई गाड़ी की क्लास में कहा। मुझे उन लोगों के लिए बहुत अफसोस होता है जिन्हें क्रिसमस पर हॉगवर्ट्स में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि घर पर उनकी किसी को जरूरत नहीं है। ये कहते समय वह हैरी को देख रहा था। क्रैब और गॉयल ही करके हंसने लगे। हैरी लायन फिश के कांटे का चूर्ण तौल रहा था और उसने इसे अनसुना कर दिया। क्विडिच मैच के बाद से मैल्फॉय और भी ज्यादा कड़वी बातें बोलने लगा था। वो नागशक्ति के हार जाने पर दुखी था, इसलिए उसने हर एक को यह कहकर हंसाने की कोशिश की कि किस तरह एक चौड़े मुंह वाले मेंढक को हैरी की जगह अगला खोजी बनाया जाएगा। पर उसने देखा कि कोई भी हंसा नहीं, क्योंकि सभी इस बात से प्रभावित थे कि हैरी ने अपनी झटके दे रही झाड़ू को बहुत अच्छी तरह पकड़े रखा था। इसीलिए ईर्ष्या और गुस्से से भरा मैल्फॉय अब इस बात के लिए ताना मारने लगा था कि उसका कोई परिवार नहीं है। ये सच था कि हैरी क्रिसमस के लिए प्राइवेट ड्राइव नहीं जा रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल पिछले सप्ताह उन विद्यार्थियों की सूची बनाने आई थी जो क्रिसमस की छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में रुकेंगे, और हैरी ने तत्काल साइन कर दिया। उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था। ये शायद अब तक का उसका सबसे अच्छा क्रिसमस रहेगा। रॉन और उसके भाई भी रुक रहे थे, क्योंकि मिस्टर और मिसेस वीजली चार्ली से मिलने के लिए रोमानिया जा रहे थे। जब जादुई काढ़े की क्लास के बाद वो लोग तहखाने से निकले तो उन्होंने देखा कि आगे वाले गलियारे में फर का एक बड़ा पेड़ बीच में रास्ता रोके खड़ा है, जिसके पीछे से दो बड़े पैर निकल रहे थे, और एक मोटी आवाज ने उन्हें बताया कि पीछे हैग्रिड था। हेलो हैग्रिड, मदद चाहिए? रॉन ने शाखाओं में सिर डालते हुए पूछा। नहीं नहीं, हम ठीक है रॉन, धन्यवाद। ये तुम रास्ते से हटोगे? मैल्फॉय ने पीछे से ठंडे धीमे लहजे में कहा। क्या तुम पैसे कमाने के जुगाड़ कर रहे हो वीजली? मुझे लगता है तुम हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद यहाँ का रखवाला बनने के ख्वाब देख रहे हो ना। वैसे भी तुम्हारा परिवार जितने बड़े घर में रहता है उसकी तुलना में तो हैग्रिड का झोपड़ा किसी महल की तरह लगेगा। जैसे ही रॉन ने मैल्फॉय पर छलांग लगाई, स्नेप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। वीजली, रॉन ने तुरंत मैल्फॉय के दुशाले के सामने वाले हिस्से को छोड़ दिया। उसे उत्तेजित किया था प्रोफेसर स्नेप, हैग्रिड ने पेड़ के पीछे से बड़े बालों वाला चेहरा बाहर निकालते हुए कहा। मैल्फॉय उसके परिवार का अपमान कर रहा था। चाहे जो भी हो, लड़ाई करना हॉगवर्ट्स के नियमों के खिलाफ है हैग्रिड, स्नेप ने चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा। गरुड़द्वार के 5 पॉइंट कम करता हूं मैं वीजली, और एहसान मानो कि ज्यादा नहीं काटे। अब यहाँ से चलते नजर आओ। मैल्फॉय, क्रैब और गॉयल पेड़ को धक्का मारते हुए गए, जिस वजह से चारों तरफ कांटे बिखर गए। वो लोग हंस रहे थे। मैं उसे देख लूंगा, रॉन ने मैल्फॉय की पीठ के पीछे से दांत किटकिटाते हुए कहा। एक ना एक दिन देख लूंगा उसे। मुझे उन दोनों से नफरत है, हैरी ने कहा। मैल्फॉय और स्नेप दोनों। अरे चलो खुश हो जाओ, क्रिसमस आ रहा है। तो मैं क्या बताऊं, हमारे साथ चलो और खुद चलकर बड़े हॉल को देख लो, कितना बढ़िया लग रहा है। इस पर हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड और उसके पेड़ के पीछे पीछे बड़े हॉल की तरफ चल दिया, जहां प्रोफेसर मैगोनिगल और प्रोफेसर फ्लिटविक क्रिसमस की सजावट में जुटे थे। हाँ हैग्रिड, आखिरी वाला पेड़, इसे दूर वाले कोने में रख दो। हॉल की सजावट देखने लायक थी। दीवारों पर शूलपर्णी और मिसलटो के बंधनवार सजे थे और कमरे में चारों तरफ 12 ऊंचे क्रिसमस ट्री थे, जिनमें से कुछ तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण चमक रहे थे और कुछ सैकड़ों मोमबत्तियों के कारण। तुम्हारी छुट्टियां शुरू होने में कितने दिन बाकी है? हैग्रिड ने पूछा। बस एक ही। और इससे मुझे याद आया हैरी, रॉन, लंच से पहले हमारे पास आधा घंटा है, हमें लाइब्रेरी चलना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, रॉन ने अपनी आंखों को प्रोफेसर फ्लिटविक से हटाते हुए कहा, जो छड़ी से सुनहरे बुलबुले निकालकर उन्हें नए पेड़ की डालों पर सजा रहे थे। लाइब्रेरी? हैग्रिड ने हॉल के बाहर आते हुए कहा। छुट्टियों के ठीक पहले पढ़ने के लिए इतने उतावले हो क्यों? अरे हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं,
हैरी ने उत्साह से बताया। जब से तुमने निकोलस फ्लेमेल के बारे में बताया है तभी से हम पता लगा रहे हैं कि वो है कौन। क्या? हैग्रिड को जैसे झटका लगा। सुनो, हमने तुम्हें जो बताया उसे भूल जाओ। तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि निकोलस फ्लेमेल कौन है, बस इतना ही, हरमाइनी बोली। बशर्ते तुम हमें बताकर हमारी मेहनत ना बचा दो, हैरी ने जोड़ा। हम सैकड़ों किताबें छान चुके हैं और हमें उनका नाम कहीं नहीं मिला। बस थोड़ा सा सुराग दे दो ना। मैं जानता हूँ कि मैंने कहीं पर उसका नाम पढ़ा है। हम कुछ नहीं बताएंगे, हैग्रिड ने साफ जवाब दिया। तब तो हमें खुद ही खोजना पड़ेगा, रॉन ने कहा और हैग्रिड को बेचैन हालत में छोड़कर वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। जब से हैग्रिड के मुंह से उसका नाम गलती से निकला था तब से वो सचमुच किताबों में फ्लेमेल का नाम खोज रहे थे, क्योंकि इसके सिवा किसी और तरीके से उन्हें कैसे मालूम पड़ सकता था कि स्नेप किस चीज़ को चुराने की कोशिश कर रहा था। समस्या ये थी कि जानना बहुत मुश्किल था कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि किताब में अपना नाम लाने के लिए फ्लेमेल ने ऐसा क्या किया था। उसका नाम 20वीं सदी के महान जादूगर या हमारे समय के उल्लेखनीय जादुई नामों में नहीं था। उसका नाम महत्वपूर्ण आधुनिक जादुई खोजे और जादूगरी के आधुनिक विकास के अध्ययन में भी नहीं था। और फिर जाहिर है लाइब्रेरी का आकार भी समस्या थी। इसमें लाखों किताबें, हजारों शेल्फ और सैकड़ों सक्रिय लाइनें थी। हरमाइनी ने उन विषयों और शीर्षकों की सूची निकाली जिसने देखने का उसने फैसला किया था। रॉन किताबों की एक लाइन में गया और यूं ही किसी भी शेल्फ से किताबें निकालकर देखने लगा। हैरी उस हिस्से की तरफ टहलता हुआ गया जहां जाना मना था। वो कुछ समय से सोच रहा था कि कहीं फ्लेमेल का नाम प्रतिबंधित खंड में तो नहीं है। दुर्भाग्य से इन किताबों को देखना मना था। इन्हें देखने के लिए आपको किसी टीचर के खास तौर पर साइन की गई पर्ची की ज़रूरत होती थी और वो जानता था कि ऐसी पर्ची उसे कभी नहीं मिलेंगी। इन किताबों में बहुत ताकतवर काला जादू था जो हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ाया जाता था। केवल वो पुराने विद्यार्थी ही इन किताबों को पढ़ सकते थे जो गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में आगे की पढ़ाई करते थे। तुम क्या खोज रहे हो लड़के? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। मैडम पिंस यानी लाइब्रेरियन उनकी तरफ पंखों का डस्टर दिखाते हुए बोली। तो बाहर निकलो, बाहर। वो सोच रहा था कि उसे जल्दी सी कोई अच्छी कहानी या बहाना बना लेना चाहिए था। हैरी मन मारकर लाइब्रेरी से बाहर आ गया। वो, रॉन और हरमाइनी पहले इस बात पर सहमत हो गए थे कि मैडम पिंस से ये पूछना ठीक नहीं होगा कि उन्हें फ्लेमेल के बारे में जानकारी कहाँ मिल सकती है। उन्हें विश्वास था कि वो बता सकती थी, पर वो ये जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि स्नेप जान जाए कि वो किस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हैरी ने देखने के लिए बाहर गलियारे में इंतजार किया कि बाकी दोनों को कुछ मिला या नहीं, पर उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वो 15 दिनों से ढूंढ रहे थे, पर चूंकि उन्हें 2 क्लासेस के बीच में थोड़ा ही समय मिलता था, इसलिए इसमें हैरानी की बात नहीं थी कि उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके लिए उन्हें दरअसल एक लंबी अच्छी खोज की ज़रूरत थी, जब मैडम पिंस उनकी गर्दन के पीछे ना खड़ी रहे। 5 मिनट बाद रॉन और हरमाइनी गर्दन नहीं हिलाते हुए उसके पास आए। फिर वो लोग लंच करने चले गए। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग देखते रहोगे, है ना? हरमाइनी ने कहा। और कुछ मिल जाए तो मुझे एक उल्लू भेज देना। और तुम अपने माता पिता से पूछ सकती हो ना कि फ्लेमेल कौन है। उनसे पूछना सुरक्षित रहेगा, रॉन ने कहा। हाँ, बहुत ही सुरक्षित। वो दोनों दांतों के डॉक्टर हैं, हरमाइनी ने कहा। एक बार छुट्टियां शुरू हो गई तो रॉन और हैरी का समय इतना अच्छा बीतने लगा कि वो फ्लेमेल के बारे में तो भूल से गए। पूरा कमरा उनके कब्जे में था और हॉल भी आम दिनों की तुलना में ज़्यादा ही खाली था, इसलिए वो आग के पास वाली कुर्सियों पर बैठ सकते थे। वो घंटों बैठकर कुछ ना कुछ खाते रहते थे जिसे वो लंबे हत्ते वाले कांटे से भून सके। ब्रेड, क्रम्पेट्स, मार्शमेलोज और ऐसे उपाय सोचते रहते जिनसे मैल्फॉय को स्कूल से निकलवाया जा सके। हालांकि वो जानते थे कि उपाय सफल नहीं होंगे, पर बातें करना तो बड़ा मज़ेदार था। रॉन ने हैरी को जादुई शतरंज सिखाना शुरू किया। ये बिल्कुल मगलुओं के शतरंज की तरह थी। फर्क बस इतना था कि इसमें जिंदा मोहरों से खेला जाता था, जो एक तरह से युद्ध में सैनिकों को आदेश देने की तरह था। रॉन के पास की हर चीज की तरह शतरंज भी उसे उसके परिवार के किसी और सदस्य से मिली थी, इस मामले में उसके दादाजी से। बहरहाल पुराने मोहरों से उसे कभी परेशानी नहीं हुई। रॉन उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे उनसे अपनी बात मनवाने में कभी दिक्कत नहीं होती। हैरी ने सीमस से मोहरें उधार ली और उससे खेला, और मोहरों को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। हैरी शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था और मोहरे चिल्ला चिल्ला कर अलग सलाह दे रही थी, जिस वजह से वो दुविधा में पड़ जाता था। वहाँ मत भेजो, क्या तुम्हें घोड़ा नहीं दिख रहा? उसे भेजो, हम उसके बिना काम चला सकते हैं। क्रिसमस की शाम को जब हैरी बिस्तर पर गया तो उसके मन में अगले दिन अच्छे खाने और मौज मस्ती की आशा तो थी ही, पर तोहफे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वो अगली सुबह उठा तो उसने जो सबसे पहली चीज देखी वो था उसके बिस्तर पर पैरों की तरफ लगा पैकेट्स का ढेर। जब हैरी बिस्तर से बाहर आया और अपना ड्रेसिंग गाउन खींचा
तो रॉन नींद भरी आवाज में बोला, हैप्पी क्रिसमस तुम्हें भी। हैरी ने कहा, इधर देखो तो सही, मुझे तोहफे मिले। तो तुम किस चीज की उम्मीद कर रहे थे, शलजमों की? रॉन ने अपने तोहफों के ढेर की तरफ देखते हुए कहा, जो हैरी के ढेर से काफी बड़ा था। हैरी ने सबसे ऊपर वाला पैकेट उठाया। ये मोटे भूरे कागज में लिपटा था और इस पर लिखा था, हैरी को हैग्रिड की तरफ से। अंदर लकड़ी की एक अनगढ़ सी बांसुरी थी। जाहिर था हैग्रिड ने उसे खुद बनाया था। हैरी ने वो बांसुरी बजाई तो कुछ हद तक उल्लू जैसी आवाज निकली। दूसरे बहुत छोटे पैकेट में एक चिट्ठी थी। हमें तुम्हारा संदेश मिला और हम तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा साथ भेज रहे हैं, वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी की ओर से। कागज के साथ एक 50 पेंस का सिक्का सेलो टेप से चिपका था। क्या बात है, इतनी दया की तो उम्मीद नहीं थी, हैरी ने कहा। रॉन 50 पेंस के सिक्के को देखकर मोहित हो गया। क्या बात है, क्या कर, ये पैसे? तुम चाहो तो रख लो, हैरी ने कहा और वो हंसा कि रॉन कितना खुश था। हैग्रिड, मेरे अंकल आंटी, ये बाकी तोहफे किसके हैं? मैं जानता हूँ, मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि किसने भेजे। रॉन ने थोड़ा गुलाबी होते हुए एक बड़े से उभरे पैकेट की तरफ इशारा किया। मम्मी ने। मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हें तोहफों की उम्मीद नहीं है, और अरे नहीं, उसने दर्द भरी आवाज में कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए भी एक वीसली स्वेटर बना दिया। हैरी ने पैकेट फाड़ा। उसमें एक हाथ से बना हुआ मोटा हरे रंग का स्वेटर था और साथ ही घर पर बनी कैंडी का एक पैकेट भी। हर साल वो हम लोगों के लिए एक स्वेटर बनाती है और मेरा हमेशा मरून कलर का होता है। तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है ना, हैरी ने कैंडी चखते हुए कहा, जो बहुत अच्छी थी। उसके अगले तोहफे में मिठाइयाँ थी। हरमाइनी ने चॉकलेट मेंढकों का एक बड़ा सा बक्सा भेजा था। अब बस एक पैकेट बचा था। हैरी ने उसे उठाया और टटोला। वो बहुत हल्का सा था और हैरी ने उसे खोला। कोई पानी जैसी और चांदी जैसी भूरी चीज फिसलकर फर्श पर गिरकर चमकने लगी। रॉन के मुंह से आह निकली। इसके बारे में मैंने सुना है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा और हर स्वाद की टॉफियों का अपना पैकेट गिरा दिया जो हरमाइनी ने भेजा था। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो ये नायाब है, कीमती है। ये क्या है? हैरी ने उस चमकते चांदी जैसे कपड़े को फर्श से उठाया। उसे छूना अजीब सा एहसास था, जैसे पानी को ठोस कपड़े की तरह बुन दिया गया हो। ये एक अदृश्य चोगा है, रॉन ने आश्चर्य के भाव के साथ कहा। मुझे विश्वास है ये वही है, पहनो इसे। हैरी ने चोगे को अपने कंधों की तरफ डाला और रॉन की चीख निकल गई। नीचे देखो। हैरी ने अपने पैरों की तरफ देखा पर वो गायब हो गए थे। वो दर्पण की तरफ भागा। उसका प्रतिबिंब उसे दिख रहा था, पर सिर्फ अपना सिर हवा में लटका हुआ। बाकी का शरीर अदृश्य हो गया था। उसने चोगे को अपने सिर पर भी खींच लिया और दर्पण में अब कुछ नहीं दिख रहा था। इसके साथ ही एक चिट्ठी भी है, रॉन ने कहा। कि चिट्ठी इससे निकली थी, देखो। हैरी ने चोगा उतारा और चिट्ठी उठा ली। छोटी गोल लिखावट में, जिसे पहले उसने कभी नहीं देखा था। ये शब्द लिखे थे, तुम्हारे डैडी ने मरने से पहले इसे मेरे पास छोड़ दिया था। अब समय आ गया है कि ये तुम्हें लौटा दिया जाए। ध्यान से इस्तेमाल करना। क्रिसमस की बहुत सुखद मुबारकबाद। नीचे किसी के साइन नहीं थे। हैरी ने चिट्ठी को घूरा। रॉन चोगे को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं इसके लिए कुछ भी दे सकता हूँ, उसने कहा। कुछ भी? क्या हुआ? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। उसे अजीब सा लग रहा था। ये चोगा किसने भेजा था? क्या कभी ये सचमुच उसके डैडी का था? इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, कमरे का दरवाजा खुला और फ्रेड और जॉर्ज धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए। हैरी ने तत्काल चोगा छुपा लिया। वो इसे किसी और को नहीं दिखाना चाहता था, कम से कम इस वक्त तो नहीं। मैरी क्रिसमस। अरे देखो तो सही, हैरी को भी वीजली स्वेटर मिला है। फ्रेड और जॉर्ज ने नीला स्वेटर पहने थे, जिनमें से एक पर पीले अक्षर में एफ लिखा था और दूसरे पर पीले रंग में जी। हैरी का हमसे तो अच्छा है, फ्रेड ने हैरी का स्वेटर उठाकर कहा। जाहिर है कि तब वो अधिक मेहनत करती है जब आप परिवार के लोग ना हो। तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना रॉनी? जॉर्ज ने पूछा। चलो पहनो, अच्छा और गर्म रंग का है। मुझे मैरून रंग पसंद नहीं, रॉन ने अधूरे मन से दर्द भरी आवाज में कहा और स्वेटर पहन लिया। अब तुम्हारे स्वेटर में कोई अक्षर नहीं लिखा है ना? जॉर्ज ने देखते हुए कहा। उन्हें लगता है कि तुम अपना नाम नहीं भूलोगे, पर हम बेवकूफ नहीं है, हम जानते हैं। मैं हूं ग्रेड और यह है फोर्ज। इतना शोर क्यों हो रहा है? पर्सी वीजली दरवाजे में अपना सिर घुसाए खड़ा था और शिकायत भरे अंदाज में देख रहा था। जाहिर था कि वो अपने तोहफे को खोलते खोलते बीच में आ गया था, क्योंकि उसके हाथ में भी स्वेटर था, जिसे फ्रेड ने पकड़ लिया। पी यानी कि प्रेफेक्ट, इसे पहनो पर्सी। चलो चलो, हम सभी अपने स्वेटर पहने हैं, यहाँ तक कि हैरी को भी स्वेटर मिला है। मैं नहीं चाहता,
पर्सी ने कहा, पर वीजली भाइयों ने स्वेटर को उसके सिर में जबरदस्ती डाल दिया और इस कोशिश में उसका चश्मा खिसक गया। और तुम आज प्रीफेक्ट्स के साथ नहीं बैठोगे? क्रिसमस परिवार के साथ बैठने का दिन होता है भाई, जॉर्ज ने कहा। वो लोग पर्सी के हाथ बांधकर उसे धकेलते हुए कमरे से ले गए। पर्सी की बाहें स्वेटर में फंसी थी। हैरी ने पूरी जिंदगी में ऐसा क्रिसमस डिनर कभी नहीं खाया था। 100 मोटी भुनी टर्की, भुने और उबले आलू, मोटे पोर्क कबाबों की प्लेटें, मक्खन लगी मटर की कटोरियां, गाढ़ी और लजीज मेवे डली ग्रेवी और क्रैनबेरी सॉस की चांदी की नावें, और टेबल के पास हर कुछ फीट दूर रखे जादूगरों के पटाखों का ढेर। ये अद्भुत पटाखे उन कमजोर मगलू पटाखों की तरह नहीं थे जिन्हें डर्सली परिवार आमतौर पर खरीदता था, जिनमें छोटे प्लास्टिक के खिलौने और पतले कागज के हैट होते थे। हैरी ने फ्रेड के साथ जादूगरों का एक पटाखा चलाया जिसने सिर्फ आवाज नहीं की बल्कि तोप के गोले की तरह तेज आवाज करता हुआ गया और सबको नीले धुएं के बादल में लपेट दिया। जब इसके अंदर से धमाके के साथ रियर एडमिरल का हैट निकला और कुछ जिंदा सफेद चूहे भी। ऊपर ऊंची टेबल पर डम्बलडोर ने जादूगरों वाली नुकीली टोपी के बजाय फूलों वाली टोपी पहन रखी थी और वो उस चुटकुले पर हंस रहे थे जो प्रोफेसर फ्लिटविक ने अभी अभी सुनाया था। टर्की के बाद सुलगती हुई गर्मा गर्म क्रिसमस पुडिंग्स आई। पर्सी की स्लाइस के अंदर एक चांदी का सिकल छुपा था जिसकी वजह से उसके दांत टूटते हुए बचे। हैरी ने देखा कि ज्यादा शराब पीने के कारण हैग्रिड का चेहरा लाल होता जा रहा था और आखिरकार हैग्रिड ने प्रोफेसर मैकगोनागल का गाल ही चूम लिया। हैरी को यह देखकर अचंभा हुआ कि गुस्सा होने के बजाय वो हंसी, शर्माई और उनका हैट तिरछा हो गया। जब हैरी आखिरकार टेबल से उठा तो पटाखों में से निकलकर बहुत सी चीजें उस पर गिरी, जिनमें कभी ना फटने वाले चमकदार गुब्बारों का पैकेट, अपने खुद के मस्से उगाइए की किट और खुद का जादूगर शतरंज वाली मोहरें भी। सफेद चूहे गायब हो गए थे और हैरी के मन में यह भयंकर विचार आया कि शायद उन चूहों की किस्मत में मिसेस नॉरिस का डिनर बनना लिखा था। हैरी और वीजली भाइयों ने दोपहर बहुत अच्छे ढंग से गुजारी। वो मैदान में बर्फ के गोलों से घमासान लड़ाई करते रहे। फिर वो ठंडे, गीले और हाँफते हुए गरुड़द्वार के हॉल की आग के पास लौट गए, जहां हैरी ने अपना नया शतरंज सेट खोला और रॉन से फिर बुरी तरह हार गया। हैरी को लग रहा था कि अगर पर्सी ने उसकी इतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश ना की होती तो शायद वो इतनी बुरी तरह नहीं हारता। टर्की सैंडविचेस, क्रम्पेट, स्पंज केक और क्रिसमस केक के साथ चाय पीने के बाद हर एक को लगा कि पेट ज़्यादा भर गया है और अब सोने से पहले ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय पर्सी को फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पूरे गरुड़द्वार के हॉल में भागते देखने के, क्योंकि उन्होंने उसका प्रेफेक्ट वाला बैज चुरा लिया था। ये हैरी का अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस था, पर पूरे दिन उसके दिमाग में कोई चीज़ घुमड़ रही थी। जब तक वो सोने के लिए बिस्तर पर नहीं गया तब तक इस बारे में अच्छी तरह सोच नहीं पाया। अदृश्य चोगा, और इसे भेजा किसने? रॉन के पेट में ढेर सारी टर्की और केक था और उसे परेशान करने के लिए कोई रहस्यमय वस्तु भी नहीं थी, इसलिए जैसे ही उसने अपने बिस्तर के पर्दे लगाए वो एकदम से सो गया। हैरी अपने बिस्तर के किनारे पर झुका और उसने इसके नीचे से चोगे को बाहर निकाला। उसके डैडी का ये चोगा उसके डैडी का था। उसने अपने कपड़े को अपने हाथ के ऊपर तैरने दिया, जो रेशम से भी चिकना और हवा जितना हल्का था। ध्यान से इस्तेमाल करना, चिट्ठी में लिखा था। उसने इसे पहनकर देखा। अभी वो बिस्तर से बाहर निकला और उसने चोगे को लपेट लिया। जब उसने अपने पैरों को देखा तो सिर्फ चांदनी और छायाएं दिखी। ये बहुत अजीब एहसास था। ध्यान से इस्तेमाल करना। अचानक हैरी चौकन्ना हो गया। इस चोगे में पूरा हॉगवर्ट्स उसकी आंखों के सामने खुला था। वह अंधेरे और खामोशी में खड़ा था, पर उसके अंदर रोमांच का तूफान उमड़ रहा था। वो इसे पहनकर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी, और फिल्च को कभी पता नहीं चलेगा। रॉन अपनी नींद में बुदबुदाया, क्या उसे जगाना ठीक होगा? किसी चीज़ ने उसे रोक दिया। उसके डैडी का चोगा। उसे लगा कि पहली बार वो अकेले ही उसका इस्तेमाल करना चाहता है। वो कमरे से निकला, सीढ़ियाँ उतरा, हॉल के पार गया और तस्वीर के छेद से कूदकर चल दिया। कौन है? मोटी औरत चीखी। हैरी बोला कुछ नहीं। वो गलियारे में तेजी से चलता गया। उसे कहाँ जाना चाहिए? वो रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में विचार आया। लाइब्रेरी में, प्रतिबंधित खंड में, वो जितनी देर तक पढ़ना चाहे, जो चाहे पढ़ सकता था, और तब तक पढ़ सकता था जब तक पता न लगा ले कि निकोलस फ्लेमेल है कौन। वो आगे की तरफ चल दिया और चलते समय उसने अदृश्य चोगे को चारों तरफ लपेट रखा था। लाइब्रेरी में घना अंधेरा और बड़ा अजीब सा सन्नाटा था। हैरी ने एक लैंप जलाया और लाइब्रेरी की लाइनों के बीच में रास्ता देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लैंप हवा में तैर रहा हो, और हालांकि हैरी जानता था कि उसका हाथ इस लैंप को पकड़े था, पर यह देखकर उसे भी कपकपी छूट रही थी। प्रतिबंधित खंड लाइब्रेरी के ठीक पीछे की तरफ था। सावधानी से उस रस्सी के पार जाते हुए, जो उन किताबों को बाइक की लाइब्रेरी से अलग करती थी, उसने अपना लैंप उठाया ताकि उनके नाम पढ़ सके।
किताबों के नाम से उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। उनके उखड़े हुए धुंधले सुनहरे अक्षर ऐसी भाषाओं में थे जो हैरी के पल्ले नहीं पड़ रहे थे। कुछ किताबें तो बिना नाम की तक थी। एक किताब पर एक गहरा धब्बा था जो खून की तरह भयंकर दिख रहा था। हैरी के गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। शायद ये उसके मन का वहम हो, शायद ऐसा ना हो, पर उसे लगा जैसे किताबें फुसफुसा रही थी, जैसे वो जानती हो कि वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति घुस आया था जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। उसे कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। लैंप को फर्श पर सावधानी से रखने के बाद उसने सबसे नीचे की शेल्फ में किसी अच्छी सी किताब की तलाश की। एक बड़ी सी काली सफ़ेद किताब पर उसकी आंखें ठहर गई। उसने इसे कठिनाई से निकाला क्योंकि ये बहुत भारी थी और उसने अपने घुटनों पर रखकर उसे खोला। एक तेज और दिल दहला देने वाली चीख शांति को चीरती हुई निकली। किताब एक चीख रही थी। हैरी ने उसे तत्काल बंद कर दिया, पर किताब फिर भी चीखती रही और उसमें से कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ आती रही। वो पीछे लड़खड़ाया। उसकी ठोकर लगने से लैंप गिरकर बुझ गया। आतंकित होकर उसने सुना कि बाहर के गलियारे में कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। चीखती हुई किताब को वापस शेल्फ में रखते हुए वो भागा। दरवाजे के पास वो फिल्च के पास से गुजरा। फिल्च की पीली अजीब आंखें सीधे उसके पार देख रही थी और हैरी फिल्च के खुले हुए हाथ के नीचे से फिसलते हुए गलियारे के ऊपर निकल गया। किताब की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो एक ऊंचे कवच के सामने अचानक रुक गया। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के चक्कर में वो इतना उलझा था कि उसे ध्यान ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अंधेरा था। वो ये नहीं पहचान पाया कि वो कहाँ था। उसे इतना मालूम था कि किचन के पास एक कवच है, पर किचन तो 5 मंजिल नीचे होना चाहिए। आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात में बाहर घूमे तो मैं आपके पास आ जाऊं। कोई लाइब्रेरी में प्रतिबंधित खंड में घूम रहा है। हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जहाँ भी था फिल्च को वहाँ का शॉर्टकट मालूम था, क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज़ करीब आ रही थी और हैरी का दिल धक रह गया जब उसने सुना कि जवाब देने वाला आदमी स्नेप था। प्रतिबंधित खंड में वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, हम उसे पकड़ ही लेंगे। जब फिल्च और स्नेप आगे वाले मोड़ से अंदर आए तो हैरी उसी की जगह मूर्ति की तरह खड़ा रहा। ये सच था कि वो उसे देख नहीं सकते थे, पर गलियारा बहुत सकरा था और अगर वो लोग ज़्यादा करीब आए तो सीधे उससे टकरा जाएंगे। चोगे के बावजूद उसका शरीर तो ठोस ही था। वो जितनी शांति से पीछे हट सकता था हटा। उसके बाईं तरफ का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। ये उसकी इकलौती आशा थी। वो सिकुड़कर इसके अंदर घुस गया। उसने अपनी सांस रोक रखी थी और कोशिश कर रहा था कि दरवाज़ा हिले नहीं। उसे बहुत राहत मिली जब वो बिना आवाज़ किए कमरे के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। स्नेप और फिल्च सीधे निकल गए। हैरी दीवार से टिककर गहरी सांसें लेने लगा और उनके दूर होते कदमों की आहट सुनता रहा। वो बाल बाल बचा था, बिल्कुल बाल बाल बचा था। कुछ सेकंड बाद ही वो इस स्थिति में आया कि देख सके कि वो जिस कमरे में छुपा था वो कमरा कौन सा है। ये एक ऐसा क्लासरूम दिख रहा था जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता था। दीवारों से डेस्क और कुर्सियों के अंधेरे आकार टिके हुए थे और रद्दी कागज़ों की बाल्टी उल्टी रखी थी, पर उसके सामने दीवार से एक ऐसी चीज़ टिकी थी जो यहाँ की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए यहाँ पर रख दिया था। यह एक शानदार दर्पण था, छत जितना ऊंचा। इस पर सोने का फ्रेम था और ये 2 पंजों पर खड़ा था। इसके ऊपर एक वाक्य लिखा था, हूँ ताखादी शहीवाख कीप आ हीन राहचे काप आ मैं। अब चूंकि फिल्च और स्नेप की आवाज़ आना बंद हो गई थी, इसलिए उसका डर कम होने लगा। हैरी दर्पण के करीब आया। वो खुद का प्रतिबिंब देखना चाहता था, पर उसे एक बार फिर कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा। वो उसके सामने खड़ा हो गया। उसे अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखना पड़ा। वो पीछे घूमा। उसका दिल अभी जितनी तेज़ी से धड़क रहा था उतनी तेज़ी से तो ये तब भी नहीं धड़का था जब वो किताब चीखी थी, क्योंकि दर्पण में वो अकेला नहीं, उसके पीछे बहुत लोग खड़े थे। पर कमरा तो खाली था। तेज तेज सांस लेते हुए वो धीमे से एक बार फिर दर्पण की ओर मुड़ा। उसका प्रतिबिंब इसमें दिख रहा था, सफ़ेद और डरा हुआ, और वहाँ ठीक उसके पीछे कम से कम 10 और लोग थे। हैरी ने फिर अपने कंधे के पीछे देखा, पर वहाँ अब भी कोई नहीं दिख रहा था। क्या वो लोग अदृश्य थे? क्या सचमुच वो अदृश्य लोगों से भरे कमरे में था? और क्या इस दर्पण का जादू ये था कि ये सबका प्रतिबिंब दिखाता है, चाहे वो अदृश्य हो या ना हो? उसने दोबारा दर्पण में देखा। उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे खड़ी एक महिला ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, पर उसका हाथ सिर्फ हवा से टकराया। अगर वो महिला सचमुच वहाँ होती तो ये बात तय थी कि वो उसे छू तो लेता, क्योंकि उनके प्रतिबिंब पास पास थे, पर उसने सिर्फ हवा को महसूस किया। यानी वो और बाकी लोग सिर्फ दर्पण में ही मौजूद थे। वो महिला बहुत सुंदर थी। उसके गहरे लाल बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं, हैरी ने सोचा, और वो दर्पण के थोड़ा और करीब खिसक गया। चमकीली, हरी, बिल्कुल वही आकार। पर फिर उसने देखा कि वो रो रही है, मुस्कुरा रही है, पर साथ में रो रही है।
उसके पास खड़े लंबे पतले काले बालों वाले आदमी ने उसके चारों तरफ अपनी बाह लपेट रखी थी। वो चश्मा पहने था और उसके बाल उलझे हुए थे और पीछे की तरफ चिपके हुए थे जैसे हैरी के थे। हैरी अब दर्पण के इतने करीब आ गया था कि उसकी नाक अपने प्रतिबिंब को छू रही थी। मम्मी, वो फुसफुसाया। डैडी। वो सिर्फ मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। धीरे धीरे हैरी ने शीशे में बाकी लोगों के चेहरे देखे और उसे अपने जैसी हरी आंखें, अपने जैसी नाक की कई जोड़ियां दिखी। एक नाटा बूढ़ा आदमी तो ऐसा था जिसके घुटने हैरी की तरह गांठदार थे। जिंदगी में पहली बार हैरी अपने परिवार को देख रहा था। पॉटर परिवार मुस्कुराया और उन्होंने हैरी की तरफ हाथ हिलाया। वो उनकी तरफ भूखी निगाहों से देखता रहा। उसके हाथ दर्पण पर टिके थे, जैसे उसे लग रहा हो कि वो इसमें अंदर घुसकर उन्हें छू लेगा। उसके अंदर दर्द की तेज लहर उठ रही थी, जिसमें आधी खुशी और आधा दुख था, भयानक दुख। उसे नहीं मालूम कि वो कितनी देर तक खड़ा रहा। प्रतिबिंब गायब नहीं हुए और वो देखता रहा, एकटक देखता रहा, जब तक कि दूर से आती एक आवाज़ उसे फिर होश में नहीं ले आई। वो यहाँ पर अब और नहीं रुक सकता। उसे वापस अपने बिस्तर पर जाना चाहिए। उसने अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और बोला, मैं फिर आऊँगा, और तेजी से कमरे से निकल गया। तुम मुझे भी तो जगा सकते थे, रॉन ने चिढ़कर कहा। आज रात चल चलना ना, मैं दोबारा जाऊंगा। मैं तुम्हें वो दर्पण दिखाना चाहता हूँ। मुझे भी तुम्हारे मम्मी डैडी को देखना है, रॉन ने उत्सुकता से कहा। और मुझे भी तुम्हारे पूरे वीजली परिवार को देखना है। तुम मुझे अपने बाकी भाई और सारे लोगों से मिलवा सकते हो। तुम तो उन लोगों से कभी भी मिल सकते हो, रॉन ने कहा। बस गर्मियों में मेरे घर आ जाना। वैसे हो सकता है कि शायद वो दर्पण सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो मर चुके हैं। हालांकि फ्लेमेल का पता लगा नहीं पाना बड़ी बुरी बात है। थोड़ा सा बेकन या और कोई चीज़ ले लो। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? हैरी से कुछ खाते नहीं बन रहा था। उसने अपने मम्मी डैडी को देख लिया और आज रात उन्हें दोबारा देखने जाने वाला था। वो फ्लेमेल को भूल गया था। अब ये काम उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 3 सिर वाला कुत्ता किस चीज़ के पीछे था, और अगर स्नेप उसे चुरा भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम ठीक तो हो, तुम अजीब दिख रहे हो, रॉन ने कहा। हैरी को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो दर्पण वाले कमरे को दोबारा ढूंढ नहीं पाएगा। चूंकि चोगे में रॉन भी लिपटा था, इसलिए उन्हें पिछली रात की तुलना में धीमे चलना पड़ा। उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रास्ते को खोजने की कोशिश की और लगभग 1 घंटे तक गलियारों में भटकते रहे। ठंड के मारे मेरी कुल्फी जमी जा रही है, रॉन ने कहा। दर्पण छोड़ो, वापस चलते। नहीं, मैं जानता हूँ वो यहीं कहीं है। वो एक लंबी जादूगरनी के भूत के पास से गुजरे जो दूसरी दिशा में जा रही थी, पर उसके अलावा उन्हें और कोई नहीं दिखा। जब रॉन कराह रहा था और उसके पैर ठंड के मारे सुन्न होने लगे थे, तभी हैरी को कवच दिख गया। यही है, बस यही। हाँ। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए उसे धक्का दिया। हैरी ने अपने कंधों से चोगा हटाया और दर्पण की तरफ भागा। उसका परिवार वहीं था। उसके मम्मी डैडी उसे देखकर खुशी से मुस्कुराए। देखा, हैरी बोला। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, रॉन ने जवाब दिया। देखो, इतने सारे लोग हैं। मुझे सिर्फ तुम दिख रहे हो। ठीक से देखो, चलो जहां मैं खड़ा हूं वहां आकर देखो। हैरी एक तरफ हट गया। क्योंकि अब रॉन दर्पण के सामने खड़ा हो गया, इसलिए अब हैरी को अपना परिवार नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ ऊनी पजामा पहने रॉन दिख रहा था। रॉन अपने प्रतिबिंब को मंत्रमुग्ध नजरों से देख रहा था। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। क्या तुम अपने परिवार को अपने चारों तरफ खड़े देख सकते हो? नहीं, मैं अकेला हूं और मैं थोड़ा अलग लग रहा हूं, थोड़ा बड़ा, और मैं हेड बॉय। क्या? मैं वही पैच लगाया हूँ जैसा बिल लगाया था, और मेरे हाथ में क्विडिच कप और हाउस कप भी। और ये क्या, बाप रे, मैं तो क्विडिच कैप्टन भी हूँ। रॉन ने इस अद्भुत दृश्य से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी की तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है कि ये दर्पण भविष्य दिखाता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा परिवार तो मर चुका है ना, मुझे एक बार और देखने दो। तुमने कल रात पूरी रात देखा था ना, मुझे थोड़ी देर और देखने दो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्विडिच कप ही तो है, इसमें क्या खास बात है? मुझे अपने मम्मी डैडी को देखना है। धक्का मत दो। बाहर के गलियारे में एक आवाज आई, जिसके बाद उनकी बहस बंद हो गई। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो कितनी जोर जोर से बोल रहे थे। जल्दी, रॉन ने फुर्ती से अपने और हैरी के ऊपर चोगा फेंका ही था कि तभी मिसेस नॉरिस की चमकती आंखें दरवाजे पर नजर आई। रॉन और हैरी चुपचाप खड़े खड़े एक ही बात सोच रहे थे। क्या ये चोगा बिल्लियों पर भी काम करता है? ऐसा लगा जैसे एक युग के बाद बिल्ली पलटी और चली गई। रुकना खतरे से खाली नहीं है, वो फिल्च को बुलाने गई होगी। मैं शर्त लगाता हूँ उसने हमारी आवाजें सुन ली। चलो यहाँ से। और रॉन ने हैरी को कमरे से बाहर खींच लिया। बर्फ अगली सुबह भी नहीं पिघली। शतरंज खेलोगे हैरी? नहीं,
तो चल के हैग्रिड से मिलकर आते हैं ना। तुम जाओ। देखो मैं जानता हूँ हैरी तुम किस बारे में सोच रहे हो, उस दर्पण के बारे में। तुम आज रात वहां मत जाना। क्यों? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वैसे भी पहले कई बार हम बाल बाल बचे हैं। फिल्च, स्नेप और मिसेस नॉरिस चारों तरफ घूम रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग तुम्हें नहीं देख सकते। मान लो वो तुमसे टकरा जाए, या मान लो तुम किसी चीज से टकरा जाओ, तो ऐसा लग रहा है तुम हरमाइनी की तरह बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ हैरी, मत जाओ। पर हैरी के मन में सिर्फ एक ही विचार था, यही कि वो दर्पण के सामने वापस जाएगा और रॉन उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता था। तीसरी रात उसने अपना रास्ता पहले से बहुत जल्दी खोज लिया। उसे मालूम था कि वो तेज तेज चल रहा है, जिस वजह से बहुत आवाज़ हो रही है, और ऐसा करना समझदारी नहीं थी। पर रास्ते में कोई भी नहीं मिला, और एक बार फिर उसके मम्मी डैडी की तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा था। उसके एक दादाजी तो खुशी के मारे सिर हिला रहे थे। हैरी दर्पण के सामने फर्श पर बैठ गया। वो यहाँ रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था, और आज उसे कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं, सिवाय। तो हैरी फिर से आ गए। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का खून जमकर बर्फ हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पास रखी कुर्सियों में से एक पर और कोई नहीं, डंबलडोर बैठे थे। हैरी उनके पास से गुजरा ही होगा, पर वो दर्पण तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था कि उसने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैंने आपको देखा नहीं सर। अजीब बात है हैरी, मुझे लगता है अदृश्य होने से तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई है, डंबलडोर ने कहा, और हैरी को देखकर राहत मिली कि वो मुस्कुरा रहे थे। तो डंबलडोर ने कहा, और वो भी कुर्सी से उतरकर हैरी के पास फर्श पर बैठ गए। तुम्हारे पहले इसे देखने वाले सैकड़ों लोगों की तरह तुम पर भी शहीवाख के दर्पण ने जादू कर दिया है। मैं नहीं जानता था इसका ये नाम है सर, पर मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हें एहसास हो गया होगा कि ये क्या करता है। ये तो मुझे मेरा परिवार दिखाता है, और रॉन को ये दिखाता है कि वो हेड बॉय बन गया। आपको कैसे मालूम? मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चोगे की जरूरत नहीं है हैरी, डंबलडोर ने धीमे से कहा। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शहीवाक का दर्पण हमें क्या दिखाता है? हैरी ने अपना सिर इनकार में हिलाया। ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ। दुनिया का सबसे खुश इंसान वो होगा जो शहीवाक के दर्पण का प्रयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है। यानी जब इसमें वो देखेगा तो उसे अपना बिल्कुल वही स्वरूप दिखेगा जो उसका असली स्वरूप है। क्या इससे मदद मिली तुम्हें? हैरी ने सोचा, फिर उसने कहा, ये हमें हमारी ख्वाहिश दिखाता है, चाहे जो भी ख्वाहिश हो। हाँ और नहीं, डंबलडोर ने शांति से कहा। यह हमारे दिल की सबसे प्रबल, सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिले, इसलिए तुम उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा देखते हो। रोनाल्ड वीजली, जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में बड़ा हुआ, अपने आप को अकेला खड़ा देखता है उन सबसे बेहतर हाल में। बहरहाल ये दर्पण ना तो हमें ज्ञान देता है, ना ही सच्चाई। कई लोग इसके सामने खड़े होकर बर्बाद हो गए हैरी। उन्होंने इसमें जो देखा उससे वो मुग्ध हो गए, पागल हो गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जो ये दिखा रहा है वो सच था या नहीं, संभव था भी या नहीं। दर्पण को कल नए घर ले जाया जाएगा हैरी, और मैं चाहूंगा कि तुम दोबारा इसकी तलाश में ना जाओ। अगर तुम्हारा कभी इससे दोबारा सामना हो तो अच्छी बात नहीं है, ये बात याद रखना। अब तुम अपने इस शानदार चोगे को पहनो और बिस्तर पर जाओ। हैरी खड़ा हो गया। सर, प्रोफेसर डंबलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जाहिर है तुमने अभी अभी पूछ लिया है, डंबलडोर मुस्कुराए, पर तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो। जब आप दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मुझे? मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं। हैरी देखता रह गया। इंसान के पास कभी पर्याप्त मोजे नहीं होते हैरी, डंबलडोर ने कहा। एक और क्रिसमस आया और चला गया, लेकिन किसी ने भी मुझे एक जोड़ी मोजे तक नहीं दिए। लोग मुझे बस किताबें ही दे देते हैं। जब हैरी बिस्तर में गया तब जाकर उसे एहसास हुआ कि डंबलडोर शायद पूरी तरह सच नहीं बोल रहे थे, पर स्कैबर्स को अपने तकिए से दूर हटाते हुए उसने सोचा कि शायद उसने बड़ा पर्सनल सवाल भी पूछ लिया था।